नमस्कार साथियों, ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस पे वस्तुनिष्ठ क्लासेस कंटिन्यू अब आने लगेगी, और जैसा पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि ज्यादा नहीं तो भी सप्ताह की 3 या 4 क्लासेस इस ओपीडी पे आप लोगों को बहुत तबीयत से दी जाएगी, जो आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी करवाएगी और आप लोगों को प्रश्नों का पैटर्न समझने में और उसकी व्याख्या समझने में मदद मिलेगी। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक रिमाइंडर दिया था एक, कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो आरबीएसई के अंदर बने हुए, यानी आरबीएसई के अंदर से प्रश्न बनेंगे, वो राजस्थान के टॉप 20 की वो रहेगी। आरबीएसई की जो अपने राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनमें से ये जो है क्लास के सवाल उसमें से बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सी होगी? तो नेक्स्ट होगी, देखो ये अब हो गई अपने आरबीएसई वाली, नेक्स्ट होगी आपकी जिला दर्शन से संबंधित टॉप 20 की क्लास आएगी। ठीक है, और मान के चलो एक दिन का गैप आएगा और फिर आ जाएगी इस पे, तो इस पे कंटिन्यू जुड़े रहना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी क्लास आती है तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। ठीक है, करें शुरू, लाए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न, ध्यान केंद्रित करें। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया? देखो ध्यान कहां ले जाना है, 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर पर किस वंश ने शासन किया। यदि अपन मारवाड़ की बात करें, ठीक है, यदि मारवाड़ की बात करें तो अपने दिमाग में क्या आ जाता है? सीधा सीधा क्या आता है? राठौड़ वंश। क्या आता है? राठौड़ वंश। जो मारवाड़ की यदि बात करें तो राठौड़ वंश एक तो आ गया यहां से जोधपुर, एक शाखा, ठीक है, और एक शाखा आ जाती है बीकानेर। तो यहां दोनों के अपन क्या पढ़ते हैं? राठौड़ वंश पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे यदि ऑप्शन में आप ध्यान दोगे तो देखो गुर्जर, प्रतिहार, गोहिल, परमार और चालुक्य, ये ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ऑप्शन में तो राठौड़ वंश है ही नहीं, तो फिर उत्तर कौन सा होगा? तब आपका ध्यान यहां पे जाएगा, तब आप उत्तर तक पहुंच पाओगे। बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। तो देखो थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार को देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात और क्या ध्यान में रखनी, इनकी शक्ति के केंद्र कौन कौन से रहे? ठीक है, तो इनकी शक्ति के केंद्र रहे हैं मंडोर, भीनमाल जिसे हैंसांग ने पिलो मोलो कहा, ठीक है, और कन्नौज, ये इनकी शक्ति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। यदि अपन बात करें इनके आदि पुरुष की, यह भी पूछा जाता है, आदि पुरुष यानी जहां से वंशावली शुरू हुई तो उसका नाम था भैया हरिश्चंद्र। आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के ही उपनाम की बात करें या इनकी उपाधि की बात करें तो इन्होंने रोहिलिद्दी नाम से उपाधि धारण की थी, जो प्रश्न बन चुका है एक बार। ठीक है, और राजधानी किसे बनाया था? एक बार यह भी बना के, हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी भैया मंडोर। क्या थी? राजधानी मंडोर। ये गुर्जर प्रतिहार और ये हो गई आपकी व्याख्या। अब आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि मीणा वंश के किस व्यक्ति के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ? ठीक है, इस बूंदी का नामकरण किस के नाम पर हुआ है? तो देखो जैता मीणा, पुंजा मीणा, बुंदा मीणा या लेखा मीणा, बताओ भाई। और मीणा बंधु अपने चैनल से भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में भी खूब है, तो बताओ भैया कि किस व्यक्ति के नाम से बूंदी का नामकरण हुआ? प्रश्न बढ़िया आ रहे हैं। क्लास जो है न तो जीजीडी पे मिस करनी है और न ओपीडी पे मिस करनी है, क्योंकि पैसे तो कहीं दोनों जगह भी लगने नहीं है, तो आनंद लो। और आखिर में प्रश्न घूम फिर के बाहर जाएंगे नहीं, यहीं से बनेंगे सब। ठीक है, तो आनंद पूरा लेना है और अपने जितने मित्रगण है वो बता देना, और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट, जो भी डिटेल, जो भी पीडीएफ, जो भी कुछ भी जो भी देना है, ये जीजीडी फैक्ट की जो मुहिम है, हर रोज जीजीडी फैक्ट मिलता है, वो सब इस टेलीग्राम पे। और यही अपना ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम है, इसकी पहचान है 221 के प्लस जो है सदस्य जुड़े हुए, यही अपना ऑफिशियल है। इसके अलावा कोई है तो वो जाली है, फर्जी है। ठीक है, चलिए हाँ भाई, मीणा वंश के बताओ। देखें
किसका पूछा है? बूंदी का पूछा है। अब बूंदी का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम, इसे वृंदावती के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसे? वृंदावती कहते थे। अब यहां पे यदि देखोगे ना तो शासन किसका रहा? पहले तो मीणाओं का शासन था, लेकिन शासन फिर बाद में किसका रहा? हाड़ावंशी चौहान, हाड़ावंशी चौहानों का शासन रहा है। अब यहां से है ना, ये नाम पड़ा है तो दिखती बात है कि इनका नाम कहीं ना कहीं होगा। तो ये बूंदा मीणा के नाम से पड़ा है। और एक चीज और ध्यान रखना कि बूंदी का दक्षिण पूर्वी भाग 5242 के नाम से जाना जाता था। 5242 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 5242 के नाम से जाना जाता था। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, प्राचीन नाम वृंदावती, दक्षिण पूर्वी भाग 5242 के नाम से जाना जाता था। और फिर ये भी ध्यान में रखें एक चीज कि बूंदा मीणा के पोते जैता मीणा को हराकर देवा चौहान ने यहां हाड़ावंशी नींव रखी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है इसे, बावड़ियों का शहर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जो चीजें बोल के बताता हूं ना वो भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वागड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? ठीक है, वागड़ क्षेत्र की कौन सी? मारवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी या ढूंढाड़ी? तो ढूंढाड़ी जो है वो कहां बोली जाती है? जयपुर और आसपास लिख देता हूं। ठीक है, जयपुर और जयपुर के आस पास। ठीक है, ये ढूंढाड़ी, ढूंढ क्षेत्र, जो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया। और ढूंढाड़ में बोले जाने वाली बोली जो है वो ढूंढाड़ी है। अपने यदि देखोगे ना आप तो दादू दयाल जी की जो है रचनाएं इस ढूंढाड़ी भाषा में, बोली में मिलती है। शेखावटी कहां बोली जाएगी? तो शेखावटी बोली जाएगी, देखो शेखावटी के अंदर कौन कौन से आ गए? चूरू, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। ठीक है, ये शेखावटी बोली जाएगी। मारवाड़ी, पूरा का पूरा मारवाड़ यानी कि जोधपुर, विशेष रूप से ध्यान रखना है, जोधपुर और आसपास लिख देते हैं अपन ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अब ऐसे आसपास सबसे प्रधान बोली जो है राजस्थानी, उसकी ये मारवाड़ी ही है। और मारवाड़ी मतलब जोधपुर हो गया, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, सिरोही, जालोर, सब ये पश्चिमी बेल्ट जो है ये पूरा मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आ जाएगा। तो दिखती बात है कि पीछे जो ऑप्शन बचा है यानी कि यहां से ये आया है वागड़ी, इसे अपन क्या कह देते हैं? वागड़ी भी कहा जाता है। और इस वागड़ी को भीली बोली के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? भीली बोली। और कहा किसने ये भीली बोली, किसने कहा ये पूछे तो ध्यान रखना कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी एक पुस्तक थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक थी इनकी? इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है ना, इन अब्राहम को आपको इस तरीके से ध्यान रखना। अब
12 हम, तो गुरु जी अब 12 हम ऐसे क्यों? ये तो अब्राहम सीधा लिखा हुआ और सही लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत ये है कि याद करवानी है चीजें। अब 12 हम ऐसे किया ना, तो यहाँ पे ये जो है 12 विशेष फोकस अपना जाता है, और इस 12 को ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है ना, एक बार इसका सन पूछा गया था जो 1912 के अंदर लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1912 के अंदर। तो ये अब 12 हम इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें ये चीज क्या है दिमाग में फिट हो जाएगी कि हाँ भैया काटो काट दियो, आज तो बिल्कुल ही फिक्स होगी, हम इनके नहीं बुला सके। अभी जो जीजीडी पे अपनी साहित्य की जो क्लास आई है अभी लेटेस्ट में ही, 1-2 क्लास पहले की, उसके अंदर मैंने ये ट्रिक से याद करवाया है। बच्चे मतलब भूल नहीं सकते अब इसको, और आप जो भी ये क्लास देख रहे हो आप कभी नहीं भूलोगे, और ये सवाल आएगा तो निश्चित रूप से सही करके आओगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है भैया, बालाथल सभ्यता के विषय में असत्य कथन क्या है? यानी कि असत्य पूछा है तो 3 तो होंगे सत्य, उत्तर तो एक ही होगा, एक असत्य है। ठीक है, यहां से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, यहां कर्ण फूल गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यहां से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण मिले हैं। अब बताओ भाई क्या है? और 1-2 चीज और बता दूं मैं, 11 कमरों का विशाल भवन मिला है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। ठीक है, और बहुत पूछी जाती है, एक तो ये, और एक ध्यान रखना, सूती वस्त्र के अवशेष, ये 2 विशेषताएं भी बालाथल में ध्यान रखनी है। और बालाथल है कहां? तो ये है उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर। बताओ अब आप लोगों के जो उत्तर है ना, उत्तर यह है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे नहीं कहा जाता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, ताम्रयुगीन कहा जाता है गणेश्वर को, और गणेश्वर को ही एक और नाम भी ध्यान रखना, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, नेम का थाना के अंदर है गणेश्वर, आरसी अग्रवाल ने खोजा था, और बाणाग्र मिले हैं, ताम्र आयुध मिले हैं 2000, और पत्थर के बने हुए बांध मिले हैं गणेश्वर के अंदर। ये चीजें आपको मैंने रिकॉल करवा दी, पढ़ा रखा है मैंने खुद ने कई बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, 36 चांदी की मुद्राएं, जिसमें से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की, जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, चक्र युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता मोर, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, बुना हुआ वस्त्र। ठीक है, वस्त्र, ये शायद मिस टाइप है, वस्त्र आदि की किसकी विशेषता है? ठीक है, ये आ गया, ये किसकी विशेषता है? ये आना चाहिए था, ये मिस टाइप हुआ है। बताइए, 36 चांदी की मुद्राएं, मेन तो फोकस यही करना है क्योंकि उत्तर यहीं से मिलेगा। कालीबंगा, गिलुंड, बागोर या बैराट? बताओ देखें, 36 चांदी की, और ये लैंग्वेज दे रखी है आपके आरबीएससी के अंदर ऐसे की ऐसे, और आरबीएससी से प्रश्न हूबहू बनते हैं। अपनी आरबीएससी की 6th 10th वाली किताब भी आई थी। ठीक है, और इतनी तबीयत की व्याख्या उसमें की थी कि आरबीएससी के अंदर से तो प्रश्न एक भी बाहर जा ही नहीं सकता, और उस व्याख्या के अंदर आ जाने से 4 चांद लग गया, नहीं सब कुछ कवर हो जाता है। उसके थोड़े समय बाद ही जिले परिवर्तन हो गए, हालांकि जिला परिवर्तन से उसमें 10% भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज्योग्राफी के टॉपिक उसमें बहुत कम होते हैं, और जो मेजर बदलाव है वही ध्यान में रखने थे। लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजी बन जाती है। फिर भी कई सारे बुक सेलर के पास अभी भी उपलब्ध है, मैं लास्ट में बता दूंगा उसका कवर पेज, जिसको अभी भी पढ़नी हो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 90% मैटर उसका अपरिवर्तित है, नए जिले बनने से परिवर्तन उनमें हुआ ही नहीं, बाकी बेहतरीन व्याख्या उसके अंदर की गई है। तो बताओ, ये इसका जो उत्तर है आप लोगों के, इसका उत्तर है बैराट। क्या है? बैराट। अब बैराट सभ्यता कहां है? कोटपुतली, बहरोड। पहले ये जयपुर के अंदर आती थी, अब आ जाती है ये कोटपुतली बहरोड के अंदर। इसकी जो खोज की बैराट की, वो की राय
बहादुर दयाराम साहनी ने। अभी लास्ट जो ओपीडी वाली क्लास आई थी T20, उसमें भी बैराट का जिक्र हुआ था, तो उसमें भी ये चीज आप लोगों को बताई गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये विशेष रूप से उसमें ये चीज नहीं बताई थी, तो ये यहाँ पे कवर हो गई। आपके 36 चांदी की मुद्राएं, जिसमें से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। इसमें भी यदि शासक का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना मिनेंडर की है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के किस दिशा में है? अब राजस्थान के किस दिशा में? लो, ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है। तो राजस्थान की किस दिशा में थार का मरुस्थल? देखो, अभी राजस्थान का वैसे ज्योग्राफी अपन जेजीडी पे जल्द शुरू करने वाले हैं, उससे पहले पहले भी मैंने ज्योग्राफी कई बार पढ़ाई है राजस्थान की, फिर भी जो है समझ लो एक बार कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आप कह सकते हो थार मरुस्थल, नंबर 2 अरावली पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 3 कह सकते हो पूर्वी मैदानी भाग, और नंबर 4 कह सकते हो आप पठारी क्षेत्र। इसे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र भी कह दिया जाता है। तो यहां पे यदि पूछा है आपको, क्या पूछा है कि थार का मरुस्थल, तो यहां पे यदि देखोगे ना तो थार के मरुस्थल की दिशा जो है, ये तो जैसे यहां से अरावली निकल गई, तो ये अरावली के जो है पश्चिम के अंदर है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। कौन सी है? पश्चिम। ये हो गई आपके दक्षिण पूर्वी, ठीक है, ये वाली हो गई आपके ये वाली हो गई आपके पूर्वी, मतलब ये दिशा, ठीक है, ये तो फिर हो जाएगी उत्तर पूर्वी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को दिशाओं के अनुसार भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये देखोगे ना तो ये कौन सा है? मैदानी भाग है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये पठारी भाग है, ये आपके आएगी अरावली, अरावली आ गई, और ये जो भाग है ये थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल। तो अब ये कौन सा भाग है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आपके पश्चिमी भाग में है। कहां है? राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर है, और ये राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है। थार का मरुस्थल जो ये है, ये विश्व का सबसे जीवंत और धनी मरुस्थल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखना, इसका निर्माण जो है वो तैथिस सागर से हुआ है। आगे बात समझ, यानी थार का मरुस्थल एक आया है अपने सामने सवाल, अपने पूरी जो है बम्बा बोर्ड व्याख्या के माध्यम से समझ लिया है। वैसे आएगा आपने क्या है कि ईश्वरी सिंह ने जो है रुक्स क्षेत्र का, ईश्वरी प्रकाश ने वगैरह सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो ये ज्योग्राफी अपन बहुत जल्द शुरू करेंगे, और बहुत जल्द आप लोगों को शब्दावली वगैरह सारी चीज मैं याद करवा दूंगा। कई विद्यार्थी है ना बताने के बाद भी पूछते हैं कि सर ज्योग्राफी कब शुरू होगी? तो भैया जब कल्चर की क्लासें पूरी हो जाएगी, उसका कल्चर की क्या, हाँ आप क्लास पीछे नहीं बची, तब ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी शुरू करनी है तो कल्चर की 1-2 पीछे छोड़ दी, वो वाला काम नहीं करेंगे। जब भी वो पूरी हो जाएगी ज्योग्राफी शुरू होगी। अब कब पूरी होगी वो मुझे नहीं पता, जब हो जाएगी तब हो जाएगी। हम जल्दबाजी किसी चीज में करते नहीं, परीक्षाएं टाइम है अभी, तो जल्दबाजी करें भी क्यों? हमें थोड़ी दूसरा बैच लेना है कि हाँ इस बैच को फटाफट निकालो, दूसरा बैच लेंगे, तीसरा लेंगे, ऐसा थोड़ी करना है। तो किस बात की जल्दबाजी?
धैर्य जिसमें है वो पढ़ेंगे, धैर्य नहीं है वो कहीं ना कहीं पैसे मांगेंगे, वापस आएंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अरे भाई, सातवां खनखनाता हुआ प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है, और ये भी जो है आपके राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित दिया है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? अब किस दिशा में विस्तृत है, कि मतलब इसमें देखो, अब इसकी दिशा जो है कहां से कहां तक ये पूछा गया है। ओ भैया, अरावली चला, अरावली, ठीक है, बताओ आप लोग दिमाग के घोड़े लगाओ। अभी पिछली स्लाइड भी आप लोगों को दिशा बताई है। तो देखो अरावली की एक चीज ये ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति पूछे ना, उत्पत्ति पूछे तो ध्यान रखना अरब सागर से, अरब सागर से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे, इस अरावली को अरब सागर की बेटी कहते हैं। क्या है? बेटी है। अब देखो जैसे कि ये भारत है, ठीक है भाई, समझने के लिए तो ठीक बना है ना। अब इसमें याद करना है कि ये नीचे क्या है, अपने हिंद महासागर है। मैंने बहुत तबियत से क्लासेस पढ़ाई थी सेकंड ग्रेड में, विश्व की ज्योग्राफी की, भारत की ज्योग्राफी की सारी पढ़ाई, रीट में भी पढ़ाई थी। जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, इसीलिए वो ज्योग्राफी की क्लास की इतनी इंतजार कर रहे हैं। तो अब इसमें याद करना है कि एक तरफ तो है अरब सागर, और हिंद महासागर के ही दो भाग हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्या है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो भाग है। अब देखो स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्या होता है कि सर हमें तो ये याद ही नहीं रहता कि किस तरफ अरब सागर है, किस तरफ बंगाल की खाड़ी। कोई नहीं करना, हमारे इनके तीर नहीं मारना है, इम खाली वो ध्यान रखना है कि थे एबीसीडी पढ़ी हुई है कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एबीसीडी पढ़ी हुई है नहीं, तो जिस साइड ए लिखी हो है बी साइड मान लेना कि अरब सागर है कि ए। अब बी सी डी लिख रहे हो यहाँ पे तो ये बी, जिस तरफ बी लिखा हुआ है उस तरफ बंगाल की खाड़ी है, जिस तरफ ए लिखा हुआ है उस तरफ क्या है? अरब सागर है। बस दैंड मिट गई। अब ये ऊपर राजस्थान, अब ये अरावली यहाँ पे ऐसे गई है। अब दिशा देख लो कि कौन सी दिशा है अरावली की। ठीक है, यहां से उत्पत्ति हुई तो इस तरफ की तरफ चलेगी, तो दिशा कौन सी हुई? ये कौन सी दिशा है? अब इसमें यहाँ पे कौन सी आ रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आएगा। यदि इसका विस्तार पूछा जाए, अब आओ वापस फैक्ट पे, विस्तार पूछा जाए तो खेड़ ब्रह्म से रायसीना की पहाड़ी, जहां पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक विस्तृत, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है, वहां तक विस्तृत है। तो भाई इसकी क्या बताऊं आप लोगों को, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। यदि पूछे कि राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80% है। यदि पूछ ले कि औसत ऊंचाई, तो 930 मीटर है। आगे बात समझ में, देखो पूरा मोड़ भर गया और याद भी हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर हुए हैं। और क्या चाहिए? अंधा क्या मांगे दो आंखें, पढ़ने वाले क्या मांगे तबीयत की क्लास। ठीक है, तो ये तबीयत की क्लास आ गई, और आप पढ़ने वाले हो तो आपके लिए तो फिर ये सोने पे सुहागा है। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है आप लोगों से कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहां से? गिलुंड, आहड़, गणेश्वर या उपरोक्त सभी? फटाफट करो, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे अपन। ठीक है, गिलुंड कहां है? राजसमंद के अंदर, हल्दी के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ कहां है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, गणेश्वर कहां है? नीम का थाना का। देखो ऐसे स्पीड पकड़नी है फटाफट। और क्या है उत्तर? क्या है कि ये सभी ऐसे। ठीक है, क्यों? ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? सभी जगह से। कैसे? कि देखो ये, इसको कहते हैं जीजीडी फैक्ट। ठीक है, ये अब मिला था आपको कौन सा? 258 नंबर का। देख लो,
ताम्रयुगीन सभ्यताएं, लोहयुगीन सभ्यताएं और कांस्ययुगीन सभ्यताएं, पूरा वर्गीकरण, और इसके अलावा पाषाणकालीन सभ्यताओं का भी वर्गीकरण और तबियत की डिजाइन के साथ में दिया। यानी कि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए एक बार नजर मार लेते हैं कौन सी सभ्यता कहाँ है, वो भी रिवाइज हो जाएगी, और कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता में आ रही है, कौन सी लोहयुगीन में आ रही है, वो भी रिवाइज हो जाएगी, और नए जिलों के अनुसार। ठीक है, चलिए एक बार नजर मार लेते हैं। देखो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंदर देखो, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर नीमका थाना जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, गेलून राजसमंद वाली, जाडोल उदयपुर वाली, पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा पर्वतसर, यानी कि ये अब कहां चलेगी, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर चलेगी, सावणिया और पुंगल कहां है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बीकानेर के अंदर एक और ध्यान में रखनी है आप लोगों को, इसमें है कि नहीं है, बीकानेर के अंदर जो है चौथी सभ्यता है जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो ये भी ताम्रयुगीन के अंदर, नंदलालपुरा दूदू के अंदर, कीड़ाडोद कोटपुतली बहरोड, चीतवाड़ी जयपुर ग्रामीण, एलाना जालोर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, ये सारे ध्यान रखना है, ये आपको संकलित मिले एक जगह, बढ़िया तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, मला, भरतपुर, बालाथल, उदयपुर, ओजियाना, बदनौर जो ब्यावर के अंदर आ गया। यहाँ कुशाला माता का मंदिर भी है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और कांस्य युगीन सभ्यता, हालांकि ये भी ताम्रयुगीन का ही भाग है, लेकिन स्पेशल वर्गीकरण में कांस्य युगीन में ध्यान रखना, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर आ गई। फिर आई लोहयुगीन, ये लोहयुगीन और ताम्रयुगीन ये दो में ही कंफ्यूजन रहता है, ये पूछे जाते हैं। लोहयुगीन में नो, भरतपुर, जोधपुरा, यहाँ गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी वो जोधपुरा, कोटपुतली बहरोड, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है क्योंकि नाम कैसा दिखता है, जोधपुरा, क्या यूं नया नया टाबर वे नहीं समझ ले, जोधपुर में हुई, जोधपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड में, पहले थी जयपुर के अंदर। ठीक है, सुनारी नीमका थाना पहले झुंझुनू में थी, रेड टोंक जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, इशवाल उदयपुर, बैराट कोटपुतली बहरोड, नगरी चित्तौड़गढ़, बरोर अनूपगढ़, नलियासर जयपुर ग्रामीण, स्पेशली पूछे तो सांबर के अंदर है ये। ठीक है, और कहां चलेगी, जयपुर ग्रामीण, भीनमाल, जालोर। ठीक है, ये सब कौन सी है, लोहयुगीन सभ्यता है, पूरा वर्गीकरण ध्यान में रखना है। ठीक है, और ए भाई जी बताए हुए कि आप इसी चीज की प्रैक्टिस जो है जीजीडी ऐप में जाकर जरूर कर लें। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न आ गया मजा। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल के लिए कहा गया है कि कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई थी। ये है ना, ये समझ नहीं हो आप लोगों को तो ये कभी है ना ऐतिहासिक पिक्चरें मतलब ढंग की हो वो देखा करो, पद्मावत पद्मावत ये तो कोई बिगाड़ा करते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, उसके अंदर आमरी सभ्यता और मोहनजोदड़ो और उनका सबका बहुत तबीयत का जो है माहौल बताया गया। तो मैं तो ऐतिहासिक तो पिक्चरें सारी देखता ही हूँ ताकि दिमाग में रहती है चीजें, क्या है कई बार विजुअली याद हो जाती है, तो वो देखना, उसके अंदर आप लोगों को ये बस्ती उजड़ना वगैरह ये सब कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो बताओ कहाँ, कालीबंगा, ओजियाना, आहड़, गिलून। देखो अब ये सारे सभ्यता स्थल के अपन ने नाम तो देख लिए हैं, ये फायदा हुआ फैक्ट का। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर है कालीबंगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, कालीबंगा। अब इसकी जो है खोज किसने की, खोजा किसने, अमल केड़ो वे, अमल वे कालो, अमल केड़ो वे कालो, तो अमलानंद, अमलानंद घोष 1952 है कहां, हनुमानगढ़, ये तो पता ही है। अब इसका शाब्दिक अर्थ ये भी पूछा जाता है, शाब्दिक अर्थ। अब ये कैसा प्रश्न दिखता है कि ये तो सरल है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सरल है तो कोई कदर ही नहीं हुई सरल प्रश्न की। सरल प्रश्न गलत हो गया ना तो उसकी कदर याद दिलवा देगा, ये घोड़े देगा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होती है काले रंग की चूड़ियां। लाइट आ गई, लाइट गई, कोई बात नहीं, अपने इन्वर्टर पे चलेगा। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। अब ये कालीबंगा शब्द जो है ना पंजाबी भाषा का है और कई जगह सिंधी भाषा पे लिखा मिलता है, तो दोनों ध्यान में रखना। ठीक है, पंजाबी सिंधी, यहाँ पे 5 स्तर खुदाई के मिले, ये भी एक बार प्रश्न बन चुका है। और कालीबंगा तो मैंने है ना गिनती से याद करवाई हुई है स्टूडेंट को, सभी को। जीजीडी पे क्लास देख लेना, जो भी क्लास देखनी हो ना कभी भी, या राजस्थान जीके की या भारत की, विश्व की राज्य व्यवस्था की कोई भी क्लास देखनी हो, तो उस क्लास का टॉपिक लिखो और उसके बाद जीजीडी लिखो और सर्च कर दो, सीधे पहले दूसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है क्लास, और उसको देख लो बढ़िया। ये गिनती से याद करवाई है। कालीबंगा सभ्यता मैंने कम से कम पढ़ा दी 4 बार चैनल पे, और हर बार अलग पैटर्न से।
तो देखो देखो के देखो चीजें सब मौजूद है, पढ़ना आप लोगों को है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न, क्लास अभी आधी हुई है इसका मतलब। राजस्थान के मैदानी भाग का वह क्षेत्र जो बीहड़, डांग या उत्खात भूमि जिसे कहा जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है, कौन सा है बताओ? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा, माही, बताओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या ध्यान में रखना है? उत्खात भूमि, ये बनता है प्रश्न, उत्खात भूमि इसलिए ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ भूमि। और क्या ध्यान रखना है? जल अपर्दन, सर्वाधिक जलीय अपर्दन वाली नदी है ये, अपर्दन। उत्तर बताओ भाई, जल अपर्दन, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाधिक सतही जल, सतही जल, ठीक है। और 12मासी नदी है, कौन सी है? 12मासी नदी है, चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता है। ये है भैया आपके चंबल नदी, ठीक है। इसका उद्गम पूछे, अरे उद्गम जनापाव की पहाड़ियां, जनापाव, अरे इंग्लिश की जगह हिंदी, हिंदी की जगह इंग्लिश कैसे आ रहा है भाई? महू, एमपी से, ठीक है। ये पूछ ले कि राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है भैया, ये बताओ। राजस्थान में प्रवेश तो 84गढ़, इस पे 4 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप, ठीक है। गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, इस तरीके से याद कर रहे थे। गांधी राणा प्रताप, गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, ठीक है। गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा। बताऊंगा चंबल नदी पढ़ाऊंगा जब, सारी बढ़िया डायग्राम के साथ, ट्रिक के साथ सब कुछ याद कराऊंगा। चुलिया जलप्रपात है इस पे, ठीक है, 18 मीटर का सबसे ऊंचा जलप्रपात वगैरह। ये तो ये चंबल वैसीन है भैया। और ये बीहड़ जो भूमि सर्वाधिक है ना, वो भी ध्यान रखना, सवाई माधोपुर और धौलपुर, और धौलपुर। और क्या आया? ये डांग, डांग क्षेत्र, यानी कि यहां ध्यान रख लेना, करौली को ध्यान रखना, डांग की रानी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है। और ये बीहड़ भूमि है ना, इसे कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली। चंबल के बीहड़ में बहुत सारे डाकू हुआ करते हैं, थे भी और है भी, ठीक है। चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बताओ। नदी बेसिन, बांगड़, दक्षिणी मैदान या छप्पन का मैदान, बताओ। क्या पूछा है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बिल्कुल। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो है मैदान कहलाता है छप्पन का मैदान। है क्या ये? वास्तव में 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह है, ठीक है। और ये जो है, ये कौन सी नदी बेसिन है? ये माही नदी के आसपास, और इसके आसपास वाला प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। वैसे 56 का मैदान ये ध्यान में रखना ही है, ठीक है। 56 की पहाड़ियां पूछी जाए तो वो है आपके बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। अरावली का ही बाग है, वो कहां है? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। 56 पर्वत पूछे तो वो है उदयपुर के अंदर। इतने सारे हैं, 56 से भी अपने को इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगला प्रश्न है कि राज्य के सबसे ऊंचे पठार, उड़िया का पठार और आबू का पठार किस जिले में है? ठीक है, एक तो क्या बताना है? उड़िया का पठार, और एक क्या बताना है? आबू का पठार। तो देखो, सबसे ऊंचा बात की है तो उड़िया का पठार जो है बेटा 1360 मीटर ऊंचा है।
इतना ऊंचा है कि जैसे लगता है उड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया उड़िया का पठार। ठीक है, और आबू का पठार जो है वो 1200 मीटर ऊंचा है। एक बार प्रश्न कैसा मजे का बना कि प्रश्न कैसा बना कि उड़िया का पठार आबू के पठार से कितना ऊंचा है, तो दोनों की ऊंचाई ध्यान होनी चाहिए थी, तो 160 निकल के आ जाएगा कि ये इतना ऊंचा है। और दोनों के दोनों है कहां, है कहां दोनों के दोनों, दोनों के दोनों कहां है, सिरोही। और सिरोही में भी स्पेशली ध्यान रखना है कहां, माउंट आबू। कहां है, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पास राजस्थान का सर्वाधिक कटापटा पठार है, यह किस जिले में है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जिले चेंज होने से प्रभावित हुआ, बांसवाड़ा, सालुम्बर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। ठीक है, उदयपुर तो मेरे मुंह से निकला है, उदयपुर ऑप्शन में आया ही नहीं, ये आप लोगों के लिए आसानी होगी, इसलिए आप सीधे ही उत्तर तक चले जाते हो कि ये है सालुम्बर के अंदर। तो देखो यहां पे एक ये झील का उल्लेख आया है, कौन सी, जयसमंद झील। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ये अब वर्तमान में ये सालुम्बर जिले के अंदर है, ये अब उदयपुर के अंदर नहीं पड़ती। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है 1685 से 1691 के मध्य राणा जय सिंह ने करवाया। राणा जय सिंह, सवाई जय सिंह नहीं है, राणा जय सिंह ने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। इसके मध्य जो है 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा, बाबा का भाखड़ा कहलाता है। और सबसे छोटा जो है, छोटा, ठीक है, वो नाम भी देखो इसका कैसा है, प्यारी, सबसे छोटा प्यारी कहलाता है, नाम भी प्यारा सा प्यारी कहलाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। और इन्हीं के पास में, इसी झील के पास में क्या बना हुआ है, लसाड़िया का पठार, जो सबसे ज्यादा कटाफटा पठार है राजस्थान का। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, ऊंचाई के कारण राजस्थान का कौन सा स्थान सबसे ठंडा रहता है? अब दिखती बात है कि ऊंचो, एक ही तो हिल स्टेशन आयो अपार पड़े, ठीक है, एक ही तो हिल स्टेशन आया और एकीकरण में उसका भी लफड़ा पड़ा था, इसीलिए तो बहुत सारा लफड़ा पड़ा, इसीलिए 7वें चरण के अंदर जो है उसको मिलाया गया। तो इसका उत्तर बिल्कुल आपके निकल के आता है माउंट आबू। ठीक है, क्या उत्तर निकल के आता है, माउंट आबू। अब ये माउंट आबू जो है साथियों, इसके उपनाम भी थोड़े से ध्यान रखें। इसे ठंडा स्थान की बात हुई है ना, इसलिए इसे राजस्थान का बरखोयांस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरखोयांस्क। बरखोयांस्क वैसे रसिया का क्षेत्र है जो बहुत ठंडा रहता है, इसे राजस्थान का बरखोयांस्क कह दिया जाता है। इसे और भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है, इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। सबसे ऊंचा पठार तो आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है, सबसे ऊंचा पठार तो पढ़ा ही है, सबसे ऊंचा अभयारण्य भी है यहाँ, सबसे ऊंचा अभयारण्य जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ऊंची झील है यहाँ, सबसे ऊंची झील भी यहाँ है, कौन सी है, नक्की झील, जो है तो क्रेटर झील, लेकिन माना जाता है कि देवताओं ने इसका निर्माण करवाया है। कैसी क्रेटर झील है, लेकिन मानते हैं कि देवताओं ने इसका निर्माण करवाया। तो नक्की झील है ये भी सबसे ऊंची, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची शिखर चोटी, शिखर चोटी सभी को पता है, इसका नाम यहां लिख देता हूं। ठीक है, गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर। ठीक है, संतों का शिखर कहा जाता है, जिसे हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, इतनी व्याख्या खूब है, ले लो स्क्रीनशॉट, पूरा रिकॉल हो गया आपके डेटा। ठीक है, 15वां प्रश्न, राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, बताओ। अब वैसे यहां दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्वी आया नहीं, तो आप लोगों के लिए ठीक है थोड़ा। उत्तर बताओ मुझे, एक बार फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, और बीच में से अपन निकाल देते हैं फिर से अरावली को।
देखो, राजस्थान में जो वर्षा होती है ना, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी दो शाखाएं, अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय, और एक है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये इसी की शाखा है। अब मान लो कि यहां से मानसून की ये शाखा यहां से उठती है, ठीक है, ये भारत के यहां से उठती है, भारत के अंदर से कंसेप्ट जल्दी समझ सकते हैं। ये यहां से उठी है शाखा, और बंगाल की खाड़ी यहां है, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी की ये यहां से आएगी इस तरीके से, ठीक है, और अरब सागर की यहां से आएगी। आई कहां है? दोनों दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही उठी है। अब क्या होता है कि अरब सागरीय जो शाखा आती है ना, वो अरावली के समानांतर होने के कारण अरावली पर्वतमाला उसे रोक नहीं पाती है, तो सीधी निकल जाती है। सबसे पहले तो ये पहुंचती है, ठीक है, पहले तो ये पहुंचती है, लेकिन वर्षा ज्यादा ये नहीं कर पाती, और ये बाद में पहुंचती है, लेकिन अरावली जो है इसके बीच में रुकावट बन के खड़ी रहती है। तो ये सारी जो है यहाँ टकरा के और यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा करती है, जो मैदानी भाग में ज्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा का पूछे ना, अधिकांश वर्षा पूछा है, तो अधिकांश वर्षा में आपके क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। अब कई जने क्या होते हैं कि अरब सागरीय को ही दक्षिण पश्चिमी मानते हैं, बंगाल की खाड़ी को पूर्वी मान लेते हैं। नहीं, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ही दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की ज्यादा वर्षा करती है, अरब सागरीय पहले आती है लेकिन सीधी निकल जाती है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस ठीक है, मानसून पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं ऐसे मानसून पढ़ाऊंगा, मैं जलवायु तब और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां है? जय हो बाबा तीन बाणधारी, ठीक है, खाटू श्याम जी। अभी मेला भी भरा है खाटू श्याम जी का, अभी मेला चलता है ना इस समय, और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर बाबा के दरबार आओ, खाटू श्याम जी आओ। तो देखो, हमारे हाथ में आना नहीं है, जब बाबा बुलाएंगे खाटू श्याम जी तभी आप आएंगे, हुक्म के सिवा कोई काम नहीं होता। जब आप बुलाएंगे, आदेश करेंगे खाटू श्याम जी, तो हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, इन्हें जो है शीश के दानी कहा जाता है, शीश के दानी कहा जाता है, बर्बरी के अवतार माने जाते हैं ये, ठीक है। और इन्हें तीन बाणधारी कहा जाता है, ठीक है। इनके मंदिर का निर्माण, अब मंदिर है कहां? मंदिर कहां है? सीकर में। इनके मंदिर का निर्माण रूप सिंह चौहान व इनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, फाल्गुन माह में यहां लक्खी मेला पड़ता है, यानी लाख से ज्यादा पब्लिक हो तो लक्खी मेला कहलाता है। ये रूप सिंह चौहान वाली जो लाइन है ना, ये मैंने अपने जिला दर्शन में भी दी है, ठीक है ना, जिला दर्शन के अंदर भी ये लाइन दी हुई है। जिला दर्शन के अंदर भी दी हुई है। एक सेकेंड, हाउ कम क्लास में हो, क्लास रिकॉर्डिंग आ ले रही है, हाँ पता रहो। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। बताइए, गलियाकोट का उर्स पड़ता है कहां पड़ता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या झालावाड़? बताओ भाई, गलियाकोट का उर्स कहां पड़ता है? आओ साहब, वेलकम। बस पता रहो, एग्जाम ड्यूटी है बस, ओके, मिलता हूं मैं वापस। तो बताओ भाई, गलियाकोट का उर्स कहां पड़ता है? और बहुत प्रसिद्ध स्थल है। एक तो ये, एक चीज तो ये ध्यान रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। एक गलियाकोट आप लोगों को इसलिए भी ध्यान रखना है कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ है? डूंगरपुर। डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के अंदर है। सागवाड़ा तहसील में यहां पे जो है बाबा फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है। मजार बनी हुई है जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत है, इतनी डिटेल खूब है, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो, दादू दयाल ने 1585 में खाली जगह में अकबर से भेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुत महत्वपूर्ण है। कहां भेंट की? ये है, ठीक है, अहमदाबाद, फतेहपुर सीकरी, नारायणा या आगरा। तो एक एक चीज मैं साथ में क्लियर करते हुए चलूं। देखो, नारायणा में इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ है। अहमदाबाद में क्या है? इनका जन्म स्थल है। जन्म इनका अहमदाबाद के अंदर 1544 बताते हैं, 1544 में जन्म हुआ, ठीक है। और भेंट कहां की है? फतेहपुर सीकरी के अंदर की है, ठीक है। इन्होंने जो है पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। एक तो ये ध्यान रखना, एक निपंक आंदोलन चलाया। निपंक आंदोलन चलाया। और इन्हें क्या है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं। इनके अनुयायी सत्यराम कह के अभिवादन करते हैं, ठीक है। इनकी 5 शाखाएं भी है अलग अलग। इनके 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 प्रमुख स्तंभ कहलाते थे। बहुत सारी डिटेल है भाई। दादू दयाल जी है कोई हल्का फुल्का संत थोड़ी है, या हल्का फुल्का आदमी थोड़ी है। दादू दयाल जी पूरा मतलब बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। दादू दयाल जी, अपने कितने प्रश्न हुए? 18। 2 प्रश्न और है। और ये क्लासेस कैसी है? मतलब कड़ी चलनी चाहिए, कैसे क्या है बताओ भैया। हमारी तो मतलब पूरी पूरी मेहनत लगती है, आप लोग शेयर वेयर करते नहीं हो, प्रेम दर्शाते नहीं हो। नेक्स्ट, जसनाथ जी का जन्म कहां हुआ? कतरियासर, बुंडेल, बिलाड़ा या पोखरण? बताओ भाई। देखो, जसनाथ जी का जन्म जो है कतरियासर बीकानेर के अंदर है। कहां है? बीकानेर के अंदर। इन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया उसे जसनाथी संप्रदाय कहा जाता है। क्या? जसनाथी संप्रदाय, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय की विशेषता सबसे प्रमुख जो है वो अग्नि नृत्य है। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। इन्होंने 36 नियम दिए। 36 नियम दिए। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है वो कोड़ा और शिंबुदड़ा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी आप लोग नोट करके चलें, ठीक। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अंतिम प्रश्न, मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना क्या कहलाता है? यानी देखो, मिट्टी से मूर्तियां बनानी है, सजावटी सामान भी है और उनको पकाना भी है। यानी कि इन्हें हिंदी में यदि कहे तो इन्हें कहा जाता है मृण मूर्ति। क्या कहते हैं? मृण मूर्ति, ठीक है। और वैसे यहां पे जो इसका उत्तर है वो है टेराकोटा। देखो, 2 पॉटरी आ गई तो पॉटरी तो होगी नहीं, ऐसे ब्लू पॉटरी, पॉटरी में ब्लू पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पॉटरी तो होगी नहीं। पिछवाई जो है, पिछवाई कला, ये नाथ द्वारा की है, ठीक है। ये टेराकोटा कहाँ की है? मोलेला, मोलेला राजसमंद, ठीक है। और ये पिछवाई कला जो है वो नाथ द्वारा की है। पिछवाई कला, हवेली संगीत, ठीक है, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ में अपने ये क्लास भी पूरी हुई। और 20 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा वो बता देना। जो व्याख्या हुई है वो तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब बोनस है। लेकिन आप लोगों के प्रश्न सही कितने हुए उससे आपको आपकी तैयारी का अंदाज भी लगेगा और एक मतलब एक रूटीन बनेगा, एक लय बनेगी। ये है
बाकी इससे भी बेहतरीन प्रश्न यानी कि हर टॉपिक के संपूर्ण आप लोगों को पता ही है, ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है अपन ने। सीईटी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं वो इन्हें जरूर ज्वाइन कर लें और बेहतर अभ्यास के साथ में आगे बढ़े। और जो ये आप आरबीआईएससी की मैंने जिस पुस्तक का जिक्र किया था ना बीच में क्लास में, वो ये पुस्तक थी। 90% डेटा इसका जो है जिले बदलने से चेंज हुआ ही नहीं। अभी भी कई पुस्तक बुक सेलर्स के पास में ये अवेलेबल है। प्रिंट तो देखो होनी इसकी, अभी प्रिंट तो रोक दी है, लेकिन जिस बुक सेलर के पास में आपको मिल जाती है तो चित्र बता के देख लेना। जहां मिल जाती है तो ये बहुत ही मतलब कोहिनूर है एक तरीके से। आरबीएससी की 6ठी से 10वीं तक की किताबें अभी भी जो चल रही है ना स्कूल में, उसके आधार पे ही है, यानी कि उनको पढ़ने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ये एक पढ़ ली तो उससे क्या, उससे भी ज्यादा मैटर। और ये डीएलएड जो भी कर रहे हैं, प्री डीएलएड बीएसटीसी, उनके लिए ये उपलब्ध है। आपके शायद एग्जाम बीएसटीसी का अगस्त के आसपास होगा। अब जैसे कि 12th हो चुकी है, तो अब 12th पास आउट जो बच्चे हैं वो शिक्षक भर्ती की तरफ रुख करना चाहते हैं, तो आपको प्री डीएलएड करनी पड़ेगी, यानी कि बीएसटीसी जिसे कहते हैं। तो उसके लिए कॉलेज अलॉट होगी, उसके लिए ये प्री यानी कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके लिए ये पूरी संपूर्ण सिलेबस पर आधारित गाइड है, जो देख लेना मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास इतनी ही, और अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।